नमस्कार, आज है 10 मार्च, दिन शुक्रवार और वक्त हो गया है जी बिजनेस की बेहद ही खास पेशकश इंडिया 360 डिग्री का। मैं हूं स्वाति रायना। हो जाइए तैयार बड़ी खबरों के 360 डिग्री एनालिसिस के लिए। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। मनीष सिसोदिया को 7 दिन की ईडी रिमांड। कोर्ट ने 17 मार्च तक के लिए सिसोदिया को ईडी कस्टडी में भेजा। सीबीआई मामले में सिसोदिया को 21 तक जेल। लैंड फॉर जॉब घोटाले में लालू परिवार पर ईडी का शिकंजा। दिल्ली में लालू की 3 बेटियों और तेजस्वी के घर पर ईडी की रेड। यूपी, बिहार, मुंबई में भी करीबियों पर छापेमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर हो रहे हमले का मुद्दा उठाया। ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने दिया कार्रवाई का भरोसा। H3N2 इन्फ्लुएंजा से हो जाएं सावधान। वायरस से अब तक 2 मौतों की खबर। स्वास्थ्य मंत्रालय ने की समीक्षा बैठक, राज्यों को अलर्ट जारी। गैस गीजर का इस्तेमाल करने वाले हो जाए सावधान। गीजर से निकलने वाले कार्बन मोनोऑक्साइड से है जान का खतरा। आज करेंगे इस पर 360 डिग्री एनालिसिस, जानेंगे क्या क्या बरतें सावधानियां। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर ने फॉरेक्स एक्सचेंज पर हाई कमीशन पर जताई चिंता। कहा पारदर्शी व्यवस्था बनाना है जरूरी। इंडिया 360 डिग्री में करेंगे इसका संपूर्ण विश्लेषण। शुक्रवार को बाजार हुआ धड़ाम। सेंसेक्स करीब 750 अंक टूटा। निफ्टी में करीब 180 अंकों की गिरावट, तो बैंक निफ्टी करीब 800 अंक फिसला। और आइए देखते हैं दिन भर की टॉप न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी एल्बनीज ने आज दिल्ली में पहली इंडिया ऑस्ट्रेलिया एनुअल समिट में हिस्सा लिया। इस दौरान हुई संयुक्त प्रेस ब्रीफिंग में पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर हमले की बात उठाई। पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने इस बारे में पीएम एल्बनीज को बताया और उन्होंने भरोसा दिलाया है कि ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय की सुरक्षा और भलाई उनके लिए प्राथमिकता है। पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच एक आर्थिक समझौते पर काम जारी है। वहीं ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने कहा कि दोनों देश आर्थिक समझौते को जल्द से जल्द पूरा करने पर सहमत हुए हैं। नौकरी के बदले जमीन घोटाला केस में ईडी ने लालू यादव के करीबियों के 15 ठिकानों पर छापेमारी की। खबरों के मुताबिक ये रेड दिल्ली, मुंबई, नोएडा और पटना में 15 जगहों पर डाली गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक पटना में आरजेडी के पूर्व विधायक अबू दोजाना के घर पर भी ईडी ने सर्च अभियान चलाया। पूर्व एमएलए अबू दोजाना लालू के करीबी हैं और पेशे से बिल्डर भी। जानकारी के मुताबिक लालू यादव की 3 बेटियां हेमा, रागिनी और चंदा के दिल्ली वाले घर की तलाशी ली गई। सूत्रों की माने तो बिहार के डिप्टी सीएम और लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव के दिल्ली आवास पर भी ईडी की टीम पहुंची और सर्च अभियान चलाया। दिल्ली शराब नीति केस में अदालत ने दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को 7 दिन के लिए ईडी की कस्टडी में सौंप दिया है। हालांकि ईडी ने सिसोदिया की 10 दिन की रिमांड मांगी थी। कोर्ट सिसोदिया की जमानत याचिका पर अब 21 मार्च को सुनवाई करेगा। कोर्ट में ईडी ने दावा किया कि शराब नीति तैयार करने के पीछे साजिश थी। इसके नियम बदलकर कुछ खास लोगों को 6% की जगह 12% का लाभ पहुंचाया गया। ईडी ने कहा कि सिसोदिया ने इससे जुड़े डिजिटल सबूत भी मिटा दिए। एजेंसी ने यह भी कहा कि शराब नीति केस में 7 और लोगों को नोटिस भेजा है ताकि उन्हें सिसोदिया के आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जा सके। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद से ही बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। आज बीजेपी कार्यकर्ता दिल्ली के सीएम केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन करने पहुंचे। प्रदर्शन में नेता प्रतिपक्ष रामबीर सिंह बिधूड़ी, कार्यकारी अध्यक्ष बीरेंद्र सचदेवा, सांसद रमेश बिधूड़ी, राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला और महासचिव कुलजीत चहल शामिल हुए। इस दौरान प्रदर्शन स्थल पर डमी जेल भी बनाया गया। इसके साथ ही बीजेपी ने
आम आदमी पार्टी के कार्यालय पर भी जमकर विरोध प्रदर्शन किया। तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी के कविता आज दिल्ली के जंतर मंतर पर एक दिन की भूख हड़ताल पर बैठी। वो संसद के बजट सत्र में महिला आरक्षण बिल लाने की मांग कर रही हैं। एक दिन की भूख हड़ताल पर उनके साथ आम आदमी पार्टी, अकाली दल, पीडीपी, टीएमसी, जेडीयू, एनसीपी, सीपीआई, आरएलडी, एनसी और समाजवादी पार्टी समेत 17 विपक्षी दलों के नेता भी मौजूद रहे। कविता ने कहा कि महिला आरक्षण बिल जरूरी है और इसे जल्दी से लाने की जरूरत है। आपको बताएं कि दिल्ली शराब नीति केस में ईडी ने कविता को 11 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया है। इस पर उन्होंने केंद्र सरकार पर जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। 200 करोड़ रुपए की ठगी के मामले में गिरफ्तार महाठग सुकेश चंद्रशेखर का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में सुकेश बड़ा दावा करते हुए नजर आ रहा है। सुकेश ने दिल्ली की शराब नीति से पल्ला झाड़ते हुए कहा कि इसमें अभी और गिरफ्तारियां होंगी। महाठग सुकेश ने पटियाला हाउस कोर्ट में अपनी पेशी के दौरान दावा करते हुए कहा कि शराब नीति घोटाला में अगली गिरफ्तारी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की होगी। सुकेश ने कहा कि केजरीवाल वजीर हैं। केंद्र सरकार ने रिटायर्ड अग्निवीरों के लिए बीएसएफ में 10% आरक्षण की घोषणा की है। साथ ही आयु सीमा में भी छूट दी गई है। ये छूट इस बात पर निर्भर करेगी कि अग्निवीर पहले बैच का हिस्सा है या बाद के बैचों का। इतना ही नहीं, इन लोगों को फिजिकल टेस्ट भी नहीं देना पड़ेगा। ये घोषणा बीएसएफ जनरल ड्यूटी कैडर रिक्रूटमेंट रूल्स 2015 में अमेंडमेंट के बाद की गई। केंद्र ने ये अधिसूचना 6 मार्च को ही जारी कर दी थी। इसके मुताबिक कांस्टेबल पोस्ट के लिए अग्निवीरों के पहले बैच के कैंडिडेट को अपर एज लिमिट में 5 साल की छूट मिलेगी। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने कमर कसनी शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक 2019 लोकसभा चुनाव में जिन 160 सीटों पर बीजेपी नहीं जीत पाई थी, वहां पर 2024 में एक विशेष अभियान शुरू करने की तैयारी है। और इस रणनीति के तहत बीजेपी इन सभी 160 लोकसभा क्षेत्रों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 45 से अधिक रैलियां आयोजित करने की योजना बना रही है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इन सीटों पर मिले फीडबैक के आधार पर लगातार रणनीति बना रहे हैं। बीजेपी ने अपने 3 राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल, विनोद तावड़े और तरुण चुघ को पीएम मोदी की इन रैलियों की तैयारियों का जिम्मा सौंपा है। और आइए देखते हैं आज की कवर स्टोरीज। आज आरबीआई के डिप्टी गवर्नर राजेश्वर राव ने फॉरेक्स एक्सचेंज रेट में भारी भरकम फर्क पर चिंता जताई है। दरअसल जब कोई व्यक्ति विदेश यात्रा के वक्त विदेशी करेंसी खरीदने जाता है तो उसे 2 से 4% अतिरिक्त पैसे खर्च करने पड़ते हैं, मगर जब वो यात्रा के बाद बची हुई करेंसी को रुपए में तब्दील करने जाता है तो उसे फॉरेक्स रेट से 2 से 4% कम पैसे मिलते हैं। अब आरबीआई के मुताबिक ये फर्क बहुत ज्यादा है और इसमें पारदर्शिता लाना बेहद जरूरी है। देखिए रिपोर्ट। अगर आप विदेश यात्रा पर जाते हैं या फिर आपका बच्चा विदेश में पढ़ाई करता है तो आपको भारतीय रुपए को विदेशी करेंसी में कन्वर्ट कराना पड़ता है। यही नहीं, फॉरेन करेंसी खरीदने के लिए आपको 2 से 4% तक चार्ज देना पड़ता है। कभी कभी ये चार्ज 6% तक वसूले जाते हैं। वहीं जब विदेशी करेंसी को वापस लौटाया जाता है तो उस पर भी चार्ज काट लिए जाते हैं। यानी जितनी रकम देकर आपने विदेशी करेंसी खरीदी है उससे कम पैसे आपको उसे लौटाने पर मिलते हैं। इसे हम डॉलर एक्सचेंज से समझ सकते हैं। आरबीआई की वेबसाइट पर शुक्रवार को सुबह डॉलर का रेट 81 रुपए 97 पैसे था, मगर बाजार में डॉलर खरीदने पर आपको 82 रुपए 88 पैसे से लेकर 85 रुपए 5 पैसे तक खर्च करने पड़ते हैं। इसमें सबसे सस्ता डॉलर एसबीआई बेच रहा है तो सबसे महंगा एक्सिस बैंक। लेकिन जब आप डॉलर बेचने जाते हैं तो आपको 1 डॉलर के 79 रुपए 20 पैसे से लेकर 81 रुपए 38 पैसे मिलते हैं। इसमें सबसे कम कीमत एक्सिस बैंक लगा रहा है तो सबसे अच्छी कीमत एसबीआई दे रहा है। कुल मिलाकर कहें तो विदेशी करेंसी को खरीदने और बेचने में भारी भरकम चार्ज देने पड़ते हैं। इस चार्ज को लेकर आरबीआई के डिप्टी गवर्नर राजेश्वरन राव ने चिंता जताई है। उन्होंने इसमें पारदर्शिता लाने की बात कही है। भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर एम राजेश्वर राव ने कहा कि
कि बैंकिंग रेगुलेटर को अक्सर सूचना मिलती है कि आम आदमी और छोटे कारोबारी यानी एमएसएमई जब बैंक से फॉरेन करेंसी एक्सचेंज कराने जाते हैं तो उनसे ज्यादा शुल्क लिया जाता है। उन्होंने कहा कि छोटे ग्राहकों से लिए जाने वाले शुल्क को लेकर कोई पारदर्शिता नहीं है। आरबीआई डिप्टी गवर्नर ने बताया कि बड़ी कंपनियां भारतीय बाजारों में कैश के जरिए एक्सचेंज का लाभ लेती हैं, जबकि छोटी कंपनियों को ज्यादा शुल्क देती हैं। उन्होंने बताया कि हर बैंक के चार्जेस अलग अलग होते हैं, मगर कई बार एक ही बैंक के अलग अलग शाखाओं में अलग अलग चार्ज लिया जाता है। आरबीआई ने एफएक्स रिटेल नाम का एक प्लेटफॉर्म बनाया है, जहां कोई भी आसानी से विदेशी मुद्रा का लेन देन कर सकता है, लेकिन बैंक इस प्लेटफॉर्म को अपने फायदे के लिए प्रमोट नहीं करते। एम राजेश्वर राव ने एफईडीआई और सभी बैंकों से विदेशी मुद्रा बाजार में कम संसाधन वाले ग्राहकों के लिए साफ सुथरी और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि एफईडीआई जैसे एसआरओ यानी सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन इसमें अहम भूमिका निभा सकते हैं। एकता सूरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो करेंसी एक्सचेंज रेट पर बड़ा पेंच, इतने हाईफाई रेट क्यों फॉरेन एक्सचेंज के? हमारे साथ इस पूरी चर्चा में शामिल हो चुके हैं जाने माने और बेहद सीनियर सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हर्ष रूंगटा। हर्ष सर, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। और बहुत ही सही तरीके से पॉइंट आउट किया गया है कि किस तरीके से अलग अलग जो बैंक्स हैं या एक ही बैंक के अलग अलग शाखाओं में लोगों को फॉरेन एक्सचेंज पर एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है। सबसे पहले आपसे समझना चाहते हैं हम कि अलग अलग बैंकों के अलग अलग फॉरेन एक्सचेंज रेट क्यों हैं? तो क्यों है वो तो हर बैंक जो होता है वो अलग जगह से मतलब बाई करेगा, मार्केट से बाई करेगा, तो कुछ ना कुछ उनके डिफरेंसेस होंगे। बट द मेजर डिफरेंस का रीजन होता है कि जो उस पे मार्कअप होता है वो हर बैंक का अपना होता है। अब कोई बैंक का कारोबार ही फॉरेन एक्सचेंज में छोटा है तो उसको शायद रेट भी मार्केट से भी उसको भी अच्छी रेट ना मिलती हो। इवन जब बैंकें खरीदती हैं या बेचती हैं फॉरेक्स मार्केट में, तो उनको भी डिफरेंस देना पड़ता है। मतलब सेलिंग की रेट अलग होती है, बाइंग की रेट अलग होती है। एंड इसमें ऑब्वियसली जो बड़ी बैंकें हैं जैसे स्टेट बैंक है, ये दैट इज वो सबसे बड़े प्लेयर हैं इसमें, तो ऑब्वियसली इसलिए उनका मार्जिन कम है। लेकिन सबसे बड़ा जो रीजन है कि जब आपको कोई बाहर से रेमिटेंस आता है, जब नॉन रेसिडेंट्स बाहर से रेमिटेंस करेंगे सेम डे पे अपने रिलेटिव्स को, तो समझो आपको $1 के बजाय 79 या 80 रुपए मिलते हैं सब कटा के। और वही बैंक में से अगर आप डॉलर बाहर भेजते हैं LRS के तरीके से, तो मैं इंडिविजुअल्स की बात कर रहा हूं, तो उसको 84 रुपीज देना पड़ता है। तो यानी कम 4 रुपए का फर्क इन 80 रुपीज, मतलब 5% का खरीदने और बेचने में फर्क है। तो बिड और आस्क, मतलब खरीदने बेचने के दाम अलग होते हैं, हर मार्केट में होते हैं, लेकिन इतना डिफरेंस ये दर्शाता है कि ये मार्केट में लिक्विडिटी नहीं है, जो कि आरबीआई डिप्टी गवर्नर ने क्लियर किया है कि लिक्विडिटी है, लेकिन एक्सेस नहीं दिया जा रहा है रिटेल प्लेयर्स को। तो ये मेरे ख्याल से मार्केट शुरू करके भी काफी दिन हो गया। अब इसको जो है किस तरीके से आरबीआई इनको फोर्स करता है, चाहे फेडाई के थ्रू करे जो कि एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये जो 5% की मार्जिन है ये कम होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल हर्ष सर, आपने एक्चुअली जिस तरीके से बताया कि जितना डिफरेंस होता है मार्कअप, बेसिकली जो अपना एक मार्जिन, इसको सर कह सकते हैं, जो मार्जिन बैंक उस रेट पर लगाते हैं वो बैंकों का मार्जिन है। अब जो इस रेट पर मानिए 2 से 6% तक का चार्ज अगर बैंक लगा रहे हैं, और आपने कहा बैंक को अपना भी चार्ज उस पर देना पड़ता है, उन पर जो चार्ज लगता है बेसिकली, लेकिन क्या इस पर एक कैपिंग होनी चाहिए कि एक पर्टिकुलर रेट के ऊपर जो बैंक है वो मार्कअप नहीं लगा सकते? एक अपर रेट है और एक लोअर कैपिंग है, और उस मार्जिन में ही आप उस फॉरेन एक्सचेंज रेट पर अपना मार्कअप लगा सकते हैं। क्या ये
एक एडवाइजेबल एक तरीका हो सकता है जिससे कि जो छोटे कारोबारी है या जिनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं उनको तो इससे काफी ज्यादा नुकसान है, सबसे ज्यादा चपत तो उनको लग रही है। ये एक क्या इससे फायदा हो सकता है अगर एक मार्किंग तय कर ली जाए? तो एडमिनिस्ट्रेशन करना मेरे ख्याल से एक सेकेंड स्टेप है। पहला स्टेप है इसमें, जैसे कि डिप्टी गवर्नर ने कहा, पहला स्टेप है पारदर्शिता लाना, कि आपका मार्कअप कितना है, उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए कि मेरा कॉस्ट कितना है और उसके ऊपर मैंने मार्कअप कितना लगाया है, चाहे खरीदते समय हो चाहे बेचते समय हो। ये कंपलसरी करना चाहिए कि वो मार्कअप एकदम क्लियर होना चाहिए। तो एक बार मार्कअप क्लियर होगा, और सेकंड जो अवेलेबिलिटी है इंडिविजुअल्स को, कि वो जो ये आरबीआई ने मार्केट शुरू किया है, वो अवेलेबिलिटी के बारे में पब्लिसिटी करनी चाहिए। तो ये दो चीजें अगर करेंगे तो मेरे ख्याल से एडमिनिस्ट्रेशन करने का शायद जरूरत नहीं पड़ेगा, बिकॉज कोई भी मार्केट में प्राइस एडमिनिस्टर रेगुलेटर के थ्रू करना एक बहुत ही मैं जिसे कह सकता हूं थोड़ा सा एक्सट्रीम स्टेप है। वो तभी लेना चाहिए कि दूसरे जब चीजें नहीं वर्क होती तभी वो स्टेप को लेना चाहिए, वरना प्राइस कैपिंग एडमिनिस्ट्रेटिवली करना बहुत ज्यादा समझदारी वाली, मतलब उसको बहुत सोच समझ के करना चाहिए। हर्ष सर, ये आपने जो यहाँ पर बात बताई, क्योंकि आरबीआई ने एफएक्स रिटेल नामक एक प्लेटफॉर्म भी बनाया है जहां पर आसानी से आप फॉरेन करेंसी का लेन देन कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि जो बैंक है इस प्लेटफॉर्म को ज्यादा प्रमोट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जैसा आपने मार्कअप का इस्तेमाल किया, मार्कअप जो बैंक है वो अपना उस रेट पर लगा रहे हैं। तो रेगुलेशन कैसे होगा? आप खुद कह रहे हैं कि क्यों बार बार आरबीआई की जरूरत पड़े इसमें दखलंदाजी की, क्या जरूरत पड़े बार बार इसकी, पर रेगुलेशन आएगा कैसे इस पूरे केस में फिर? तो जैसे रेगुलेशन ये हो सकता है कि जो भी बैंक का कॉस्ट है उसके ऊपर वो जो भी अपनी मार्जिन रख रहे हैं वो आपको बताना पड़ेगा कि वो मार्जिन कितनी। सबसे पहला स्टेप ये है, राइट। सेकंड, ये जो एफएक्स रिटेल है इसका एक्सेस कैसे मिल सकता है? तो ये ऑप्शन, आज मैं सिंपल एग्जांपल देता हूं। मैं एक मीडियम एमएसएमई रन करता हूं। हमारे अगर फॉरेन क्लाइंट्स है वो हमको कभी कभार फॉरेन से भी जो है फीस रेमिट करते हैं, हमारे अकाउंट में आता है। अब हमको तो वो कभी कभार होता है, वैसे ही इंडिविजुअल्स के लिए ये कभी कभार होता है, एवरी डे कभी नहीं होता। तो इन जो बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, जैसे कि डिप्टी गवर्नर ने भी कहा, जो बड़े कॉर्पोरेट्स हैं उनका रोज होता है, तो उन लोगों ने ये अपने तरीके निकाल रखे हैं, तो उनको ये मार्कअप नहीं देना पड़ता। लेकिन जो छोटी एमएसएमईज हैं या इंडिविजुअल्स हैं, उनका कभी कभार रेमिटेंस अंदर आएगा या कभी कभार उनको रेमिटेंस करना पड़ेगा। तो उस समय उनको एफएक्स रिटेल में जाके अलग से खरीदो या बेचो, फिर बैंक के थ्रू रेमिट करो, वो प्रोसेस अगर इलेक्ट्रॉनिक नहीं है और इजी नहीं है तो उसको यूज करना बहुत ही मुश्किल है। तो रेगुलेट ये हो सकता है कि जब मेरे, लेट्स टेक अ केस कि मेरे पास कोई रेमिटेंस आया, तो उसको कन्वर्ट करने से पहले बैंक ने मुझे ऑप्शन देना चाहिए कि आप ये एफएक्स रिटेल से लेना चाहते हैं कि हम कन्वर्ट कर दें। हम कन्वर्ट करेंगे, हम इस रेट पे करेंगे, हमारा इसमें ये मार्जिन है और एफएक्स रिटेल में ये रेट चल रहा है अभी फिलहाल। ऐसा टाइप का कोई अगर वो प्रोविजन लाए तो उसमें एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा, ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी, और वो इलेक्ट्रॉनिकली अवेलेबल है अगर फैसिलिटी, तो ऑटोमेटिकली बैंकों को अपना मार्जिन जो है वो कम करना पड़ेगा। सर, ग्लोबल प्रैक्टिस क्या कहती है इस पूरे मामले में? हमने भारत में तो समझ लिया कि किस तरीके से एक मार्जिन जो है वो बैंक्स लगाते हैं और उसका जो सीधा असर होता है वो आम आदमी की जेब पर पड़ता है, पर ग्लोबल प्रैक्टिस भी कुछ इसी तरीके से कंफ्यूजिंग है इस मामले में। अब ग्लोबल प्रैक्टिस की जहां तक बात करें तो ये होता है कि जो विकसित देश हैं, मतलब अगर हम यूएस की अगर बात करें तो
डॉलर चूंकि इंटरनेशनल करेंसी है तो उनको, मुझे नहीं पता वहां पे क्या रिटेल लोगों को क्या फर्क पड़ता है या एमएसएमईज को क्या फर्क पड़ता है जब दे आइदर रिसीव या अगर वो लोग पैसा भेजते हैं बाहर। लेकिन वहां पे भी मार्जिन्स काफी हाई हैं, लेकिन वहां पे कंपटीशन होने की वजह से शायद मार्जिन्स इतने हाई कहीं नहीं देखे जो इंडिया में है, इतने हाई कहीं पे भी नहीं। मतलब जितने भारत में उतने हाई कहीं पर नहीं है और इसमें डेफिनेटली रेगुलेशन की जरूरत है। एक छोटा सा सवाल सर, जैसे हम जब डेफिनेटली इसके बारे में पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं, इंटर बैंक रेट के बारे में यहाँ पर बात सामने आ रही है कि इंटर बैंक रेट मालूम होना चाहिए। थोड़ा सा इस पर रोशनी डालेंगे। इंटर बैंक रेट जिसके ऊपर जो बैंक्स है अपना मार्कअप लगाते हैं, मार्जिन लगाते हैं, क्या वो जानना जरूरी है लोगों को? तो मुझे एग्जैक्टली इस टर्म का मीनिंग नहीं पता, बट इंटरबैंक रेट लेंडिंग बोरोइंग में तो सुना है। ये फॉरेन करेंसी में इंटरबैंक रेट क्या है, मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है स्वाति। बिल्कुल, ओके सर, थैंक यू सो मच सर। हर्ष सर, आप हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए और करेंसी एक्सचेंज रेट में बड़ा पेच, क्या करने की जरूरत है, आरबीआई क्या कर सकती है, बैंक के पास किस तरीके से क्या स्टेप्स है उठाने के लिए, इसको कैसे ट्रांसपेरेंट बनाया जाए और लोगों को, खासतौर पर छोटा कारोबारी और बाकी आम आदमी को कम से कम कैसे इस पर इम्पैक्ट पड़े, इस पर चर्चा की हमने आज। और अगली खबर में आगे बढ़ते हैं और ये बहुत ही खबर जानना और समझना जरूरी है। वो इसलिए भी क्योंकि अगर आप घर में गैस गीजर का इस्तेमाल करते हैं तो आपको सावधान होने की सख्त जरूरत है, क्योंकि जानलेवा हो सकता है। क्योंकि हाल ही में गाजियाबाद और मुंबई की घटनाओं ने सबको चौंका दिया है। गीजर से गैस लीक होने के बाद दम घुटने से गाजियाबाद और मुंबई में 4 मौतें हो चुकी है। रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा करेंगे। अगर आप पानी गर्म करने के लिए बाथरूम में गैस गीजर का इस्तेमाल करते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये जानलेवा साबित हो सकता है। हाल ही में मुंबई और गाजियाबाद में गीजर की गैस लीक होने से 2 कपल ने दम तोड़ दिया था। दोनों ही मौतें दम घुटने से हुई थी। अब ये जान लीजिए कि आखिर गैस गीजर क्यों खतरनाक है। दरअसल एलपीजी गैस से चलने वाले गीजर काफी खतरनाक होते हैं। मेडिकल एक्सपर्ट्स की माने तो गैस गीजर से कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रो ऑक्साइड गैस बनती है। गीजर से लीक होने वाली ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इंसान को बेहोश कर देती है। ये गैस शरीर में मौजूद रेड ब्लड सेल्स को नुकसान पहुंचाती है। इससे हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल ब्लॉक होता है। ये इतनी खतरनाक होती है कि इससे दिमाग काम करना बंद कर देता है। ये सब इतनी जल्दी होता है कि पीड़ित कुछ समझ ही नहीं पाता। यही नहीं, गैस गीजर के अंदर गैसों का प्रेशर बहुत अधिक होता है। प्रेशर अधिक होने पर लोहे या स्टील से बने गीजर इसे झेल नहीं पाते हैं। ऐसे में बम की तरह ब्लास्ट हो जाता है। इसलिए एक्सपर्ट्स अच्छी क्वालिटी का गीजर लेने की सलाह देते हैं। अगर आप गैस गीजर का इस्तेमाल करते हैं तो बेहद सावधानी की जरूरत है। गैस गीजर और एलपीजी सिलेंडर दोनों को बाथरूम से बाहर रखें। कोशिश करें कि लीकेज होने पर गैस बाहर ही निकल जाए। बाथरूम में नहाने से पहले ही बाल्टी में गर्म पानी भर लें। इसके बाद ही दरवाजा बंद करें। गैस गीजर बंद करने के बाद ही पानी से नहाएं। आपके बाथरूम में क्रॉस वेंटिलेशन होना जरूरी है ताकि गैस जमा न हो सके। जब कोई नहाकर आए तो तुरंत बाथरूम में जाने से बचें और दरवाजा खुला छोड़ दें। ये कुछ उपाय हैं जिनके जरिए आप गैस गीजर का इस्तेमाल करते हुए हादसों से बच सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हमारे साथ चर्चा में शामिल हो चुके हैं डॉक्टर मनोज कुमार, सीनियर कंसल्टेंट मैक्स हॉस्पिटल। मनोज जी, पहली बार इस तरीके का कोई वाकया सामने आया है जब बाथरूम में गीजर चलने से दम घुटने से किसी की मौत हुई और लोगों में काफी ज्यादा इसको लेकर वो चौंक भी गए हैं और डर भी काफी फैल गया है। एक तो गैस गीजर, क्या हानिकारक तत्व ऐसे किसी गीजर के गैस में हो सकते हैं जिससे कि सफोकेशन से मौत का डर हो सकता है? नहीं स्वाति जी, मैं ये एक सिंपल एग्जाम्पल है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग का। तो जब आप गैस गीजर इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे जो, चूँकि आजकल देखिए फ्लैट्स हैं, छोटे बाथरूम होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन की जो सप्लाई है बड़ी कम होती है
और खास करके वेंटिलेशन का भी अभाव रहता है, तो ऐसे में ऑक्सीजन डिप्लेशन, तो कुछ जगह पे जो कुछ अच्छे जो गैस गीजर्स होते हैं, गैस गीजर्स में ऑक्सीजन डिप्लेशन डिटेक्टर भी लगा होता है। तो होता क्या है कि जब आप पानी गर्म करते हैं और एलपीजी या पीएनजी जिस तरीके से भी पानी गर्म करते हैं, तो वहाँ पे ऑक्सीजन डिप्लीट होता है और वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ऑक्सीजन से करीब करीब 200 गुना ज़्यादा हीमोग्लोबिन के लिए एफिनिटी रखता है। तो जो ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन में बाइंड करना चाहिए उसकी जगह पे ये कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड कर जाता है, जिससे क्या होता है टिश्यू लेवल पे, मतलब जो ऑर्गन्स में जो ऑक्सीजन पहुंचना है उसकी जो डिसोसिएशन, जो ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से छूट के टिश्यूज में या ऑर्गन्स में जाना होता है, वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। खास करके ऐसा देखा गया है कि क्लोज स्पेस में, जैसे आप सिंपल उदाहरण देते हैं, आप घर बंद करके अगर आप कुछ आग जला के सोते हैं तो वो भी उसी तरीके का एक कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग होता है। यही चीज़ हैपन होती है गैस गीजर्स में। जो अच्छे गैस गीजर्स हैं उसमें जो है एक डिटेक्टर होता है जो ऑक्सीजन डिप्लेशन को पकड़ लेता है। तो दिक्कत क्या होती है कि ये जब आपका लेवल धीरे धीरे बढ़ता है और ये बिल्कुल जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसमें ना कोई इरिटेशंस होती है, ना आंखों में कोई इरिटेशंस होती है, ना कोई नेजल इरिटेशंस होता है, ऑर्डरलेस होता है, कोई गंध नहीं होती है, तो लोगों को पता नहीं चलता। धीरे धीरे जब इसका कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है, जब आपका जो कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से कंबाइन करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का लेवल जो है 10 से 20% बढ़ने लगता है या ब्लड में हो जाता है, तो आदमी में बिल्कुल ही चक्कर सा आ जाना और उसके बाद बेहोशी आ जाना और इसके बाद अनकॉन्शियस होने के बाद फिर अल्टीमेट डेथ जो होती है इसमें हार्ट की वजह से होती है, क्योंकि कुछ जो कार्बन मोनोऑक्साइड्स हैं वो हीमोग्लोबिन के अलावा मायोग्लोबिन से बाइंड करते हैं और वो जाके हार्ट को बिल्कुल स्टंड कर देता है, हार्ट बिल्कुल रुक सा जाता है। तो ये बहुत ही डेंजरस कंडीशन है और मुझे लगता है कि तमाम ऐसी चीज़ें जिसमें बर्निंग होती है और क्लोज्ड स्पेस में होता है वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड्स फॉर्म होता है। यही ये जो दो घटनाएं जो आपने बताई, आपकी रिपोर्ट में भी बताया गया, जो गैस गीजर्स की वजह से हो रहा है, ऐसा कोई गैस लीकेज नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड्स का फॉर्मेशन है क्लोज्ड स्पेस में। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जब आप धीरे धीरे जब आपकी बेहोशी आती है या आपकी जो सोचने समझने की शक्ति है वो छीन होते जाती है, तो आप फिर उसको एक्ट नहीं कर पाते हो, आप बाहर नहीं निकल पाते हो, धीरे धीरे आपकी जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है वो गिरती जाती है, अल्टीमेटली हार्ट फेलियर होता है। इसका ट्रीटमेंट है कि आप तुरंत में, जैसे अगर किसी को लगता है कि इस तरीका है तो दरवाज़ा खोल के ओपन एयर में आ जाए। इसका जो ट्रीटमेंट है वो बड़ा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि जब कार्बन मोनोऑक्साइड्स की डिसोसिएशन जो होती है या उसको जब आप हीमोग्लोबिन से अलग करना चाहते हैं तो हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी एक कहते हैं हम लोग, कि ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ 100% ऑक्सीजन देने से धीरे धीरे डिसोसिएट करता है। दूसरी चीज़ की क्रॉनिक प्रॉब्लम भी है, अगर आप थोड़ा एक्सपोज्ड होते हैं, आप बेहोश नहीं होते हैं, तो आपको न्यूरोसाइकेट्रिक इलनेस बाथरूम में ज्यादा तौर पर हम अकेले ही होते हैं और बाथरूम कई बार अकेले भी जाते हैं बाथरूम के अंदर और घर पे कोई होता नहीं है, और इस समय इस तरीके से अगर कोई घटना हो जाए तो काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है। और जैसा आपने बताया एक्सट्रीम केसेस में मौत के यहाँ पर केस सामने आते हैं। गैस गीजर का चलन भी काफी ज्यादा बड़ा है, जानलेवा साबित होता है, क्योंकि ये एलपीजी पर रन करते हैं जैसा मनोज जी ने बताया, और ये ओडरलेस होते हैं, मतलब महक नहीं आएगी। जैसे आपके घर पे सिलेंडर होगा, गैस सिलेंडर होगा, हल्का भी लीकेज पता चल जाती है कि गैस की स्मेल आ रही है, इसमें पता नहीं चलेगा। और धीरे धीरे जैसा बताया मनोज जी ने कि वो मोनोऑक्साइड जो है, कार्बन मोनोऑक्साइड शरीर में चला जाता है। मैं आपसे यही जानना चाह रही थी, जो आप बात कर रहे थे, एक इंस्टेंट रेमेडी क्या है? क्या खुद अगर मानिए मालूम चले कि इस तरीके से कुछ सफोकेशन हुई है, शरीर में कार्बन मोनोऑक्साइड गया है, एक तो सिम्टम्स क्या है इसके? क्योंकि जैसा आपने खुद बताया कि मालूम नहीं चलता कि ये गैस मोनोऑक्साइड शरीर में जाने की वजह से ऐसा हुआ है। कई बार लोगों को वैसे भी बाथरूम में कई बार चक्कर आ जाता है, गिर जाते हैं, उसकी वजह से सर पे भी चोट लग जाती है। कुछ बेसिक सिम्टम्स इसके समझ पाए जिससे कि पता चले कि हाँ यही इसी वजह से इंसान बेहोश हुआ है, डिसओरिएंट हुआ है, जिससे कि सही इलाज पहुंचाया जा सके उस व्यक्ति को। जी देखिए, अगर जब शुरू में जब सबसे जो कॉमनेस्ट सिम्टम्स अगर आप परसेंटेज वाइज देखें तो कार्बन मोनोऑक्साइड्स के एक्सपोजर के बाद आदमी को हेडेक, सर दर्द बहुत ज़्यादा होता है, डिजीनेस, चक्कर आना,
सांस फूलना, ब्रेथलेसनेस से फीलिंग होती है, उसके बाद वॉमिटिंग, रैचिंग, नाउजिया की जो फीलिंग होती है, ये सब चीज़ें हैं जब आपके कंसंट्रेशन जो है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का 10 से 20% के बीच में होता है। जैसे ये 20% से ऊपर की मात्रा में जाएगा तो फिर ये आपको बेहोशी का लक्षण कर देगा। तो मुझे लगता है कि अर्लीस्ट आपको अगर कोई क्लोज स्पेस में या आप गैस गीजर यूज़ कर रहे हैं अपने बाथरूम में और आपको लगता है कि फैटिग सा लग रहा है, थोड़ी चक्कर से आ रहे हैं, तो इमीडिएटली दरवाज़ा खोल के आप बाथरूम से बाहर आ जाइए, मतलब ओपन एयर में आ जाइए। अगर घर में देखिए कोविड के बाद से बहुत जगह ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं, किन्हीं के पास सिलेंडर है, तो मुझे लगता है प्लेन ऑक्सीजन लगाने से भी इमीडिएट रेमेडीज हो सकती है। बट मुझे लगता है कि उस क्लोज स्पेस से बाहर निकलना, क्योंकि जितना प्रोलॉन्ग्ड, जितना लंबा एक्सपोजर होगा आपका कार्बन मोनोऑक्साइड्स का, उतना ही आपकी जो है स्थिति बिगड़ती जाएगी और उतना ही जान जाने का खतरा भी बढ़ जाता है। बिल्कुल। तो ये कुछ प्रिकॉशंस हैं जो कि आपको ध्यान में रखने चाहिए, समझने चाहिए। अगर आप इस तरीके से किसी भी वारदात का शिकार हुए हैं तो जो बाथरूम को प्रॉपर वेंटिलेटेड रखना ज़रूरी है। और ध्यान रखिए, अगर ऐसे कोई सिम्टम्स आपको फील हो तो आप डॉक्टरी सलाह लीजिए और कोशिश कीजिए कि जब, अगर आप बुजुर्ग हैं खास तौर पर, अगर कुछ बच्चे भी अकेले जाते हैं बाथरूम में, अपने बुजुर्गों और बच्चों को कभी भी अकेले बाथरूम में नहीं भेजें। मतलब घर पे उस समय कोई होना चाहिए जिससे भी किसी भी अनहोनी घटना होने से बचाया जा सके। एक छोटा सवाल सर, बहुत, क्योंकि कई लोग ये जानना चाहते हैं, क्या कार्बन मोनोऑक्साइड अगर जब लीक होता है तो क्या ये फ्लेमेबल है? इसमें आग लगने का भी डर होता है? जी नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड्स में कोई ऐसी, ऑक्सीजन ही जो है कि वो ज्वलनशील गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड कोई ज्वलनशील गैस नहीं। बट ये काफी कार्डियोटॉक्सिक और न्यूरोटॉक्सिक होता है। जब आपका ब्रेन और हार्ट स्टॉप हो जाएगा तो फिर, और चूंकि इसकी एफिनिटी बहुत ज़्यादा होती है ऑक्सीजन से, अगर आप कंपेयर करें तो हमारा जो ऑक्सीजन कैरियर है वो हीमोग्लोबिन है, उसके साथ बाइंड करने की इसकी क्षमता 200 गुना ज़्यादा है ऑक्सीजन से। तो आपका प्रॉपरली समझिए कि हर जगह, हर ऑर्गन्स में जो आपके टिश्यू लेवल पे, सेल लेवल पे जो है ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो वजह ये है। और बाकी जो अदर एक्सीडेंट्स हैं कि गीजर ब्लास्ट कर जाता है, ये दूसरी चीज़ है। बट जो नॉर्मल सिचुएशन में जो ऑक्सीजन डिप्लीशन के बाद जो कार्बन मोनोऑक्साइड का कंसेंट्रेशन बढ़ता है, उसकी वजह से जान जाती है लोगों की। जैसा आपने अपने रिपोर्ट में जो दो डेथ्स के जो इंसिडेंट्स बताए आपने, वो प्योरली कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग की वजह से गैस गीजर से होने वाले मौत के 2 केस सामने आए। ऐसे किसी भी केस को बहुत ध्यान में रखिए। और घर में अगर गैस गीजर का इस्तेमाल करते हैं तो किन किन प्रिकॉशन का इस्तेमाल करना है वो हमने आपको समझाया। बहुत धन्यवाद करेंगे डॉक्टर मनोज, आप हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए। वहीं एक और सावधानी वाली बात, क्योंकि देश में तेजी से फैल रहे हैं H3N2 इन्फ्लुएंजा के मामले और पहली बार मौत की खबर भी सामने आई है वायरस से। हेल्थ मिनिस्ट्री के हवाले से दावा किया गया है कि हरियाणा और कर्नाटक में इन्फ्लुएंजा से मरीजों की मौत हुई है। देश में अभी तक H3N2 के 90 केस सामने आए हैं। पिछले 2 महीनों से देश के कई हिस्सों में इन्फ्लुएंजा के मामले बढ़ रहे हैं। क्या बच्चे, क्या जवान और क्या बुजुर्ग, जिसे देखो वो सर्दी, खांसी, जुकाम से परेशान है। मौसम ने मिजाज क्या बदला, देश भर में एडिनो वायरस और इन्फ्लुएंजा ने तेजी से अपना पैर पसार लिया। खासकर बच्चे और बुजुर्ग तेजी से वायरस की चपेट में आ रहे हैं। जानकारों का कहना है कि अगर सर्दी खांसी लगातार बनी रहती है तो ऐसे मामलों को हल्के में ना लें और तत्काल डॉक्टर की सलाह लें। ICMR के मुताबिक सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से पीड़ित आधे से ज्यादा लोग H3N2 से संक्रमित पाए गए हैं। ऐसे में सबसे पहले हम इन्फ्लुएंजा वायरस H3N2 की बात करते हैं। जब कोई व्यक्ति H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस के संक्रमण का शिकार होता है तो ये वायरस सांस लेने वाली नली पर आक्रमण करता है और गले में खराश की शिकायत रहती है। ये वायरस पीड़ित व्यक्ति के संपर्क में आने, हाथ मिलाने और छींकने के चलते तेजी से फैलता है। हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण अस्थमा के रोगियों और फेफड़ों के गंभीर संक्रमण वाले लोगों को सांस लेने में कठिनाई हो रही है। ऐसे में बुजुर्गों, बच्चों और गर्भवती महिलाओं के संक्रमित होने का सबसे ज्यादा खतरा बना हुआ है। डॉक्टरों की माने तो इसके संक्रमण का असर 5 से 7 दिनों तक रहता है। इसके संक्रमण के शिकार मरीजों में खांसी, गले में संक्रमण, थकान, शरीर में दर्द, नाक से पानी आना आम बात है। कुछ मामलों में मतली, उल्टी, तेज बुखार और दस्त के लक्षण भी दिखाई देते हैं। बच्चों में फैलने वाले एडिनो वायरस की बात करें
तो 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए ये अधिक खतरनाक है। कोविड वायरस की ही तरह इस वायरस से बचाव किए जाने की जरूरत है। दरअसल ये एक तरह का इन्फेक्शन है। इसके लक्षण फ्लू जैसे होते हैं। बच्चों में फैलने वाले इस संक्रमण का समय रहते उपचार नहीं किया गया तो कई बार ये जानलेवा भी साबित होता है। H3N2 की तरह ही एडिनोवायरस से होने वाला इन्फेक्शन भी इससे पीड़ित रोगियों के संपर्क में आने, छींकने और खांसने से फैलता है। ये वायरस डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी सिस्टम पर अटैक करता है। इसके लक्षणों की बात करें तो इसमें सांस लेने में तकलीफ, छाती में दर्द, गले में खराश, बुखार के साथ ठंड लगना, खांसी बने रहना, निमोनिया, भूख न लगना, पेट का फूलना और आंखें लाल होने की शिकायत होती है। ICMR और IMA ने चेतावनी दी है, इन्फ्लुएंजा वायरस हो या एडिनोवायरस, बिना जरूरत और डॉक्टरी सलाह के एंटीबायोटिक दवाएं नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वायरस बुखार में इन दवाओं का कोई काम नहीं होता। वहीं लोगों को भीड़भाड़ वाली जगहों से बचने, मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने, बाहर से घर में घुसने पर अच्छे से हाथ धोने के साथ ही कुछ मामलों में फ्लू के वैक्सीनेशन की सलाह भी दी गई है। इसके अलावा डॉक्टर लोगों को ठंडे पानी, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक या तला भुना खाने से परहेज करने की सलाह भी दे रहे हैं। ये कुछ ऐसी सलाह हैं जो आपको इन्फ्लुएंजा के खतरे से दूर रखने में आपकी मदद करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आपको बताएं, जी बिजनेस की खबर पर एक बार फिर से मोहर लगी है। एफपीआईज के लिए कमोडिटी डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग का रास्ता साफ हो गया है। हमने आपको पहले ही इस खबर के संकेत दिए थे कि ऐसा कमोडिटी ट्रेडिंग में हो सकता है। एफपीआईज के लिए कमोडिटी डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग का रास्ता साफ हो सकता है। और एक बार फिर से जी बिजनेस की खबर पर मोहर लगी है। जी मीडिया संवाददाता तरुण शर्मा से पूरी डिटेल्स लेते हैं। तरुण, जरा बताइए, सेबी ने सितंबर की बोर्ड मीटिंग में प्रस्ताव को मंजूरी दी थी और खबर पर मोहर लग गई है। बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा सितंबर 2022 के अंदर सेबी ने अप्रूव कर दिया था कि आप कमोडिटीज में जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं वो निवेश कर सकते हैं, लेकिन एक्सचेंजेस की तरफ से सर्कुलर नहीं आया था। पिछले शुक्रवार को हमने बताया था कि जो देश का सबसे बड़ा कमोडिटी एक्सचेंज है, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, वो इस सर्कुलर को लेके आ सकता है और उसके बाद से एफपीआई की जो एंट्री है वो अलाउ हो पाएगी। तो आज जो MCX ने अपना सर्कुलर निकाल दिया और साफ तौर से कहा है कि जो कैश सेटल जो कमोडिटीज हैं उसके अंदर एफपीआई ट्रेड कर पाएंगे। और ये शुरुआत जो थी वो सेबी ने भी कैश सेटल कमोडिटीज के लिए रखी थी और उन कमोडिटीज के लिए रखी थी जो नॉन एग्री हैं। तो MCX इसमें परफेक्ट प्लेट था। तो MCX ने करीबन 6 महीने बाद अपनी जो रूपरेखा तैयार करनी थी वो करके अब सर्कुलर निकाला है कि अब जो एफपीआईज हैं वो नॉन एग्री कमोडिटीज के अंदर निवेश कर सकेंगे, ट्रेड कर सकेंगे। और जल्दी अब ये होगा कि एफपीआई अपनी रजिस्ट्रेशंस कराएंगे और MCX के पास, सेबी के पास, और सीधे तौर पे नॉन एग्री सेगमेंट के अंदर अपना ट्रेड करना स्टार्ट कर सकते हैं। ये एक बड़ा बूम कमोडिटी मार्केट के अंदर आ सकता है क्योंकि काफी लंबे समय से इस चीज की डिमांड एक्सचेंजेस कर रहे थे, ब्रोकरेज फर्म्स कर रही थी और सितंबर के अंदर सेबी ने इस चीज को अप्रूव भी किया था क्योंकि एफपीआई के आने से एक मार्केट शेकअप हो सकता है। इस वजह से शुरुआत जो थी वो नॉन एग्री सेगमेंट में रखने का प्रस्ताव जो सीडेक है उसने दिया था, तो उसी लिहाज से सेबी ने उस चीज को अप्रूव किया। तो एक ये कहें कि कमोडिटी के लिए 2.0 का जो समय है वो शुरू होने जा रहा है और MCX में इसका सफल लगता है। तो जी बिजनेस की खबर पर एक बार फिर से लगी है मोहर। एफपीआईज पर कमोडिटी ट्रेडिंग कर सकेंगे। पूरी डिटेल्स देने के लिए तरुण शर्मा आपका करेंगे धन्यवाद। डिफॉल्टर्स के पास से जुर्माने की रकम को रिकवर करने के लिए कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने एक रिवॉर्ड सिस्टम की शुरुआत की है। इस रिवॉर्ड सिस्टम के तहत डिफॉल्टर्स की संपत्तियों के बारे में जानकारी देने वाले लोगों को 20 लाख रुपए तक का इनाम दिया जाएगा। पूरी खबर जानते हैं आशीष से। देखिए, सेबी को बताइए, इनाम पाइए। सेबी की तरफ से एक बढ़िया मौका है जहां पर आप 20 लाख रुपए तक का जो है इनाम ले सकते हैं। दरअसल ऐसे कुछ डिफॉल्टर्स होते हैं जिनसे सेबी अपने ड्यूज रिकवर नहीं किए जाते। ऐसे जो ड्यूज हैं इन्हें डिफिकल्ट टू रिकवर
टैग कर दिया जाता है। हर तरीके से कोशिश कर ली, लेकिन ये ड्यूज जो है रिकवर नहीं हुई है। अगर ऐसे जिनके पास ऐसा बकाया है सेबी का, इनके असेट्स की जानकारी आप सेबी को दे देते हैं और सेबी अगर उन असेट्स को बिकवाली कर अपनी जो ड्यूज है इन्हें पूरा कर लेती है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके लिए काफ़ी बढ़िया मौका बनते हुए नजर आ रहा है। और अच्छी बात है कि सेबी ने आपकी सहायता के लिए ऑलरेडी अपनी वेबसाइट पर ऐसे 515 लोगों की सूची जो है वो जारी कर दी है, लिस्ट जारी है। तो आपको इनमें से केवल एक नाम ढूंढ के इसके पीछे लगना है, इनके असेट्स की जानकारी लेनी है और सेबी को आपको टिप ऑफ करना होगा, जिसके चलते आपको इनाम भी देखने को मिलेगा। देखिए, रकम काफ़ी ज़्यादा है सेबी के पास पूरे बकाये की, क्योंकि सेबी रेगुलेटर है तो फाइन्स इम्पोज करता है, फीस इम्पोज करता है, और अगर वो नहीं आ पाती है तो उसे कलेक्ट कर पाते हैं। देखिए, फिलहाल करीब 96,000 करोड़ के जो है रेगुलेटरी ड्यूज सेबी के पास बकाए हैं, और इन 96,000 करोड़ में करीब करीब आप समझ लीजिए 65,000 करोड़ ऐसे हैं जिन्हें डिफ़िकल्ट टू रिकवर जो है वो टैग दे दिया गया, यानी इनकी वसूली बिल्कुल हो ही नहीं पा रही है। इसके चलते सेबी ने ये स्कीम निकाली है। और देखिए, इसमें कैसा होगा कि जो 2 स्टेजेस में आपको इनाम मिलेगा, एक इंटरिम और दूसरा होगा फाइनल। इंटरिम में देखें तो 5 लाख तक के मैक्सिमम आप ड्यूज जो है, यानी 5 लाख या फिर 2.5% जो रिजर्व प्राइस है इसका ले पाएंगे, या फिर जब फाइनल होगा इसमें 10% जो बकाया इसका, या फिर 20 लाख जो कम होगा वो यहाँ पर आपको जीतने का मौका है। तो सेबी को बताइए 20 लाख तक इनाम पाइए। जानकारी देते हुए हमारे सहयोगी आशीष। वहीं आपको बताएं 19 साल बाद टाटा ग्रुप का नया आईपीओ आने वाला है। टाटा समूह की कंपनी टाटा टेक्नोलॉजीज ये आईपीओ लेकर आने वाली है। ज्यादा जानकारी लेते हैं हमारे सहयोगी अरमान से। अरमान, क्या डिटेल्स है? देखिए, 19 साल के बाद अगर आप देखेंगे टाटा ग्रुप की एक कंपनी जिसका आईपीओ आने वाला है, टाटा टेक्नोलॉजीज है वो कंपनी जो टाटा मोटर्स की सब्सिडरी है। उन्होंने अगर आप देखेंगे कल जो है DRHP फाइल किया है। अब मैं आपको कंपनी के बारे में एक ओवरव्यू बता दूं कि एक सबसे पहले तो ये जो कंपनी है 33 साल पुरानी है। उसी के साथ साथ इस कंपनी का अगर आप कारोबार देखेंगे तो टेक्नोलॉजीज, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग, हैवी मशीनरी और एरोस्पेस क्षेत्र की जो सेवाएं हैं वो देना जो है कंपनी का कारोबार है। इसमें अगर आप इनके कॉम्पिटिटिव क्लाइंट्स की बात करेंगे, अगर आप इनके पीयर्स की बात करेंगे तो पीयर्स में इनको साइंट, इन्फोसिस, KPIT टेक, परसिस्टेंट आदि जैसी कंपनियां हैं जो आपको इस कैटेगरी में आती हुई दिखेंगी। अब कंपनी के अगर आप देखेंगे DRHP में कंपनी जो है OFS लाने वाली है, और OFS में लगभग 9.6 करोड़ शेयर्स, जो कि अगर आप देखेंगे लगभग 23.6% जो इक्विटी है वो बेचने वाली है। उसमें अगर आप टाटा मोटर्स की बात करेंगे, जिनकी अगर आप मौजूदा होल्डिंग अभी देखेंगे लगभग 74.7% की है, वो ओवरऑल 20% जो है वो बेचने वाले हैं। और कुछ अगर आप देखेंगे अल्फा, TC होल्डिंग्स और टाटा कैपिटल भी है, वो भी जो है कुछ हिस्सेदारी अपनी बेचने वाले हैं। अब इनके लीड मैनेजर्स के अगर आप नाम देखेंगे तो उसमें आपको JM फाइनेंशियल, बोफा सिक्योरिटीज और सिटी ग्रुप ग्लोबल जैसे नाम दिखेंगे जो इनके लीड मैनेजर्स पे हैं। अब अगर आप इनके फाइनेंशियल्स पे नजर डालें तो फाइनेंशियल्स पे 9 मंथ्स FY23 की बात करें तो आय उनकी लगभग 3012 करोड़ आती हुई दिखी, जो अगर आप YOY देखेंगे 16% बढ़कर आई है। FY22 की अगर आप आय देखेंगे तो 3530 करोड़ थी, और FY21 की बात करें तो वो लगभग 2380 करोड़ के आसपास की थी। और मुनाफे की अगर आप बात करेंगे तो मुनाफा भी 9 मंथ्स FY23 में लगभग 407 करोड़ का आता हुआ दिखा, जो FY22 में पूरे साल का अगर आप मुनाफा देखेंगे तो वो 437 करोड़ जो था मुनाफा टोटल था। तो ओवरऑल 19 साल के बाद हो सकता है कि आपको एक टाटा ग्रुप की एक बढ़िया कंपनी उसका एक आईपीओ आता हुआ दिखेगा। और आइए अब देख लेते हैं टेक्नोलॉजी से जुड़ी 10 बड़ी खबरें टेक टॉप 10 में। हेलो एवरीवन, मैं हूं मोहिनी भदौरिया। आप देख रहे हैं टेक टॉप 10। हर हफ्ते की तरह आज हम फिर हाजिर हैं टेक्नोलॉजी से जुड़े 10 बड़े अपडेट्स के साथ। गूगल के I/O इवेंट से लेकर Xiaomi के स्मार्ट टावर फैन तक, जाने इस हफ्ते क्या क्या हुआ खास। गूगल I/O 2023 की डेट अनाउंस हो गई है। 10 मई को माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया शोरलाइन एम्फीथिएटर में डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस होगा। इसमें गूगल अपकमिंग मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम Android 14 और Pixel 7a की अनाउंसमेंट कर सकती है। मोटो ने G73 5G स्मार्टफोन इंडियन मार्केट में उतार दिया है। Android 13 पर बेस फोन में मिलता है MediaTek Dimensity 930 प्रोसेसर। इसमें 8GB रैम 120GB स्टोरेज मिलती है, जिसमें 1 टेराबाइट तक एक्सपेंड कर सकते हैं। 6.5 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले है और फोन में 5000 mAh की बैटरी है। इसका प्राइस है 18,999 रुपए। वहीं एक्सक्लूसिव ऑफर के साथ इसे 16,999 रुपए में खरीद सकते हैं। वेस्टिंग हाउस ने इंडिया में स्मार्ट टीवी लॉन्च किया है। इसे 2 सीरीज में लॉन्च किया गया है, सीरीज PI और सीरीज क्वांटम।
PI सीरीज में 24 इंच HD सपोर्ट और 40 इंच TV फुल HD सपोर्ट मिलेगा। इसमें 512 MB रैम और 4 GB स्टोरेज दी गई है। क्वांटम में 2 GB रैम और 8 GB की स्टोरेज मिलेगी। कनेक्टिविटी के लिए दोनों ही मॉडल्स में USB पोर्ट्स हैं। Xiaomi ने नया स्मार्ट टावर फैन चाइना में लॉन्च किया है। जल्दी से भारत में भी लॉन्च किया जा सकता है। इसका नाम मीजिया स्मार्ट DC इन्वर्टर टावर फैन 2 है। 0.6 मीटर के एयर आउटलेट के साथ इसमें 150 डिग्री की अल्ट्रा वाइड एंगल एयर सप्लाई दी गई है। फैन में मीजिया ऐप का सपोर्ट है। इससे एयर मूवमेंट को कंट्रोल किया जा सकता है। मेटा ने क्रिएटिव एक्सप्रेशन बैनर के तहत कई फीचर रिलीज किए हैं। कंपनी ने इसमें फेसबुक रील्स की टाइमिंग बढ़ा दी है। अब कंटेंट क्रिएटर्स फेसबुक पर 60 के बजाय 90 सेकंड की रील्स बना सकेंगे। इससे क्रिएटर्स को अपना यूजर बेस बढ़ाने में मदद मिलेगी। YouTube यूजर्स के लिए अच्छी खबर है। वीडियोस देखते समय पॉपअप होने वाले ओवरले एड्स अब नजर नहीं आएंगे। कंपनी ये बदलाव 6 अप्रैल से करने जा रही है। ये सर्विस सिर्फ YouTube डेस्कटॉप वर्जन पर ही लागू होगी। नॉइस ने लॉन्च किए बर्ड्स X TWS ईयरबड्स। ये एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन के साथ आते हैं। इनमें 12 mm के ड्राइवर लगे हैं। कनेक्टिविटी के लिए ब्लूटूथ वर्जन 5.3 दिया गया है। IPX5 रेटिंग से लेस ये ईयरबड सिंगल चार्ज में 35 घंटे तक का बैटरी बैकअप दे सकते हैं। एप्पल के iPhone 14 और iPhone 14 Plus अब नए कलर वेरिएंट में दिखाई देंगे। कंपनी इसे शानदार ब्राइटर येलो कलर में उतार रही है। इसका प्री ऑर्डर आज से शुरू हो गया है। 14 मार्च से ये मिलना शुरू हो जाएगा। Realme ने लॉन्च किया C55 स्मार्टफोन। इसमें iPhone 14 Pro के डायनामिक आइसलैंड जैसा फीचर मिलेगा, जिसका नाम मिनी कैप्सूल रखा गया है। मिनी कैप्सूल में चार्जिंग, बैटरी फुल जैसे नोटिफिकेशन नजर आएंगे। Nubia ने लॉन्च किया Z50 Ultra 64 स्मार्टफोन। इसमें स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 चिपसेट है। अल्ट्रा स्लिम बेजल्स के साथ नॉच फ्री एमोलेड डिस्प्ले है। ये 64 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ आता है, जिसकी कीमत लगभग 47,200 रुपए रखी गई है। टेक्नोलॉजी से जुड़ी 10 बड़ी अपडेट्स अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए जी बिजनेस। और आई शेयर बाजार का अपडेट दें आपको। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में भारी गिरावट वाला मूड दिखा। सेंसेक्स 671 अंक टूटकर 59,135 पर बंद हुआ। निफ्टी 177 अंक गिरकर 17,412 के स्तर पर क्लोज हुआ। बैंक निफ्टी में 771 अंकों की भारी गिरावट आज देखने को मिली। मार्केट में आज सबसे ज्यादा एक्शन कहां पर देखने को मिला, हमारे सहयोगी आशीष चतुर्वेदी से समझते हैं। देखिए, कमजोर ग्लोबल संकेतों के चलते हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बाजार में आपको भारी गिरावट देखने को मिली। दिन के दौरान अगर आप देखें तो निफ्टी यहां पर 1% का कट आपको नजर आया। करीब 180 अंक की गिरावट, 170 अंकों की गिरावट निफ्टी पर नजर आई। वहीं निफ्टी बैंक की बात की जाए तो यहाँ पर दबाव काफी ज्यादा था। दिन के दौरान करीब 800 अंकों से ज्यादा की गिरावट यहाँ पर रही और एक भी समय ऐसा नहीं था जब आपको कोई सिग्निफिकेंट रिकवरी का निशान जो है वो इंडेक्स लेवल पर नजर आया। लेकिन स्टॉक्स में एक्शन काफी था। निफ्टी के गिरने वाले स्टॉक्स की बात करें तो आप HDFC बैंक को देखें, करीब 3% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। अपोलो हॉस्पिटल, इंडसइंड बैंक और HDFC लिमिटेड, ये भी कुछ ऐसे स्टॉक है जहां पर आपको करीब 2% का कट नजर आया। निफ्टी के बढ़ने वाले स्टॉक्स की बात की जाए तो मामूली से गेंस रहे टाटा मोटर्स में, NTPC 1% ऊपर, मारुति आधे % की तेजी और ब्रिटानिया में भी अगर आप देखें तो करीब आधे % का मूव नजर आया। लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स में हालात तो भी ठीक ठाक थे। सीमैक को देखिए, एक ही बार में 16% का बड़ा मूव यहाँ पर देखने को मिला खबरों के चलते। ईक्लक्स में करीब 9% की तेजी देखने को मिली और सीक्वेंट साइंटिफिक ये एक ऐसा स्टॉक है जहां पर लगातार 2 दिन से बड़े गेंस आपको देखने को मिल रहे हैं। कल भी ये स्टॉक चला था और आज भी 13% के बड़े गेंस के साथ ये स्टॉक बंद हुआ। MRPL 8% की तेजी के साथ अच्छा ब्रेकआउट और रूट मोबाइल में 3% की खरीदारी देखने को मिली। लेकिन खबरों के बाद इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक यहाँ पर 7% की गिरावट रही। सोनाटा सॉफ्टवेयर 4% का करेक्शन और गॉडफ्रे फिलिप्स यहाँ पर भी देखें तो करीब 4% की गिरावट देखने को मिली। विदेशी बिजनेसमैन और विदेशी मीडिया भारत की छवि खराब करने का प्रोपेगेंडा लगातार चला रहे हैं और अब इस कड़ी में न्यूयॉर्क टाइम्स के एक विवादित लेख में प्रकाशित आपत्तिजनक टिप्पणी पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जमकर हमला बोला है। उन्होंने साफ कर दिया कि देश के खिलाफ काल्पनिक विचार का एजेंडा सफल नहीं होने दिया जाएगा। भारत के खिलाफ विदेशी धरती से जैसे लगातार मुहिम सी चल रही हो, कभी जॉर्ज सोरोस जैसे व्यापारी तो कभी विदेशी अखबार, कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तो विपक्ष पहले ही
देश की छवि धूमिल करने का आरोप लगा चुका है। अब विदेशी मीडिया न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारत को लेकर विवादित लेख प्रकाशित किया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने NYT पर भारत के खिलाफ झूठ फैलाने का आरोप लगाया और कहा कि ये लेख छलावा और काल्पनिक है। अनुराग ठाकुर ने ट्वीट कर यह भी कहा कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने बहुत पहले ही भारत के बारे में कुछ भी प्रकाशित करते समय तटस्थता के सभी दावों को छोड़ दिया था। कश्मीर में प्रेस की स्वतंत्रता पर NYT का तथाकथित ओपिनियन अंश शरारती और काल्पनिक है, जिसका एकमात्र मकसद भारत के बारे में दुष्प्रचार फैलाना है। न्यूयॉर्क टाइम्स के लेख में दमनकारी मीडिया नीति, कश्मीर मीडिया आउटलेट्स को डराना और जम्मू कश्मीर में सूचना शून्य बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की आलोचना की गई है। न्यूयॉर्क टाइम्स में छपे विवादित लेख में कहा गया है कि यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के बाकी हिस्सों में सूचना नियंत्रण के कश्मीर मॉडल को पेश करने में सफल होते हैं तो ये न केवल प्रेस की स्वतंत्रता को खतरे में डालेगा बल्कि खुद भारतीय लोकतंत्र को भी। इसी लेख को लेकर अनुराग ठाकुर ने सख्ती से कहा कि इस रिपोर्ट का मकसद भारत उसके लोकतांत्रिक संस्थानों और मूल्यों के बारे में प्रोपेगेंडा फैलाना है। आपको बता दें कि अनुराग ठाकुर ने ट्वीट कर स्पष्ट किया कि भारत में लोकतंत्र और हम लोग बहुत परिपक्व हैं। हमें ऐसे एजेंडे से चलाने वाले मीडिया से लोकतंत्र का व्याकरण सीखने की जरूरत नहीं है। कश्मीर में प्रेस की आजादी के खिलाफ NYT द्वारा फैलाए गए झूठ निंदनीय है। भारतीय ऐसी मानसिकता को भारत की धरती पर अपना निर्णायक एजेंडा नहीं चलाने देंगे। इस बीच राहुल गांधी पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक बार फिर हमला बोला है। दरअसल हाल ही में राहुल गांधी भी ये बयान दे चुके हैं कि देश में लोकतंत्र पर खतरा है। इसी तरह कई देशों में बैन अमेरिकी बिजनेसमैन जॉर्ज सोरोस भी भारत और प्रधानमंत्री मोदी पर बेतुके बयान दे चुके हैं। फिलहाल इस मामले में विपक्ष की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इंडिया 360 डिग्री के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है, देखते रहिए जी बिजनेस।